कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन तो पढ़ चुके हैं, कैसा इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, रियल इंटीग्रेशन। तो हम लोग रियल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब ये आप लोग जानते हो, सपोज करिए रियल इंटीग्रेशन, कोई भी एक रियल इंटीग्रेशन ले लीजिए, a to b f(x) dx। सपोज दिस इज योर इंटीग्रेशन। तो जो ये इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन, तो इसका जो पाथ होता है, पाथ, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज अ एक्स एक्सिस। यदि मैं, तो इसका पाथ हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। कोई भी यदि दो पॉइंट लिए जाए, एक ए लिया गया, एक बी लिया गया, तो हमेशा ये पॉइंट जो होते हैं एक्स एक्सिस के ही अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, ए बी, ठीक है। दैट इज इनका जो पाथ है हमेशा रियल एक्स एक्सिस ही होता है। लेकिन यदि मैं कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लूँ, यदि मैं कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लूँ एज लाइक इंटीग्रेशन a to b fz dz, if we take any complex function a to b fz dz, then this complex function may have many paths। बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ, सपोज करिए a और b, तो ये पाथ ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो जाए, ये भी पाथ हो जाएगा, या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, कैसे भी हो सकता है। देयर आर मैनी पाथ्स ज्वाइनिंग ए टू बी। यहाँ पर भी z इज इक्वल टू ए है और ये z इज इक्वल टू बी है। तो कॉम्प्लेक्स में जो इंटीग्रेशन होता है वो डिपेंड किस पर करता है, पाथ पर। इस पर डिपेंड करता है, पाथ पर, ठीक है। जबकि जो रियल होता है a to b f(x) dx, इसका फिक्स रहता है हमेशा, रियल एक्स एक्सिस पर ही इसका पाथ होता है। इसका जो पाथ है रियल एक्स, मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ऑफ इंटीग्रेशन, द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन a to b f(x) dx is always along the x axis from x is equal to a to x is equal to b। for a complex function, यदि मैं कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड लूँ, तो जो पाथ होगा, इसका पाथ ऑफ अ डेफिनिट इंटीग्रल दिस a to b f z dz मे बी अलोंग द एनी कर्व। हो सकता है इस कर्व के अलोंग हो जाए, हो सकता है इस कर्व के, इस कर्व के, इस कर्व के। तो जो पाथ कर्व जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा हो, किसी के भी अलोंग हो सकता है। दैट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है वो डिपेंड करेगी किस पर, पाथ पर, डिपेंड्स ऑन अपॉन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको यूजुअली हम लोग लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर है, ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखवाना नहीं है, तो सिर्फ समझ लीजिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं, आर्क, ठीक है। तो हम लोग अब समझेंगे रेक्टिफिएबल आर्क होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रेक्टिफिएबल आर्क। तो ये तो आप लोग जानते हो कि आर्क क्या होता है किसी भी कर्व में। हालांकि सर्किल में तो आप लोग अच्छे से जानते हो, जैसे कोई भी सर्किल ले लिया जाए तो उसका आर्क आप आसानी से बता देते हो, ये आर्क है, ये आर्क होता है, कार्ड होता है, ये कार्ड होता है, ये आर्क, दिस इज आर्क,
दिस इज आर्क, ये सब आर्क है। तो यदि हम लोग रेक्टिफिएबल आर्क की बात करें, ये तो सर्किल हो गया। अब सिंपली कोई भी आर्क, ये है तो सब आर्क ही, कोई भी कर्व ले लीजिए ऐसे। ये सपोज करो मैंने एक आर्क ले ली, दिस इज ऑल्सो एन आर्क, दिस इज एल, सपोज दिस इज आर्क एल। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? दिस इज डिफाइंड बाय, दिस इज डिफाइंड बाय z इज इक्वल टू zt is equal to xt plus I by t. Here z is also function of a t and x is a function of a t and y is also function of a t, and t is lying between a and b. What is the value of a t? Lying between a and b. That is, this point is a and this point is b. Consider these are 2 points. Now अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लोज इंटरवल a कॉमा b है, इसके पार्टीशन कर लीजिए। पार्टीशन मतलब होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स ले लीजिए। तो लेट p इज इक्वल टू t0 कॉमा t1 कॉमा t2 सो ऑन tn। ये क्या है? एक पार्टीशन इसका क्लोज इंटरवल a कॉमा b का। तो b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो ये जो p है दैट इज t0 कॉमा t1 कॉमा t2 सो ऑन tn, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी आर्क है टोटल, इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको ब्रेक कर देंगे। यानी छोटी छोटी आर्क्स में, सपोज करिए एक ये पॉइंट ले लिया, इसमें डिवाइड कर दिया। अब ये एक छोटी आर्क हो गई। एक यहाँ पर पॉइंट ले लो तो दूसरी छोटी आर्क हो गई। इसी तरीके से यहाँ ले लो, सो ऑन, इस तरीके से लेते चले जाओ। यहाँ पर ले लीजिए कोई, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया zk-1, ये पॉइंट ले लिया zk इन जनरल। इसी तरीके से ये, तो मैंने क्या किया, इस होल आर्क को सब आर्क्स में डिवाइड कर दिया, मतलब छोटी छोटी आर्क्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी डिवाइड आर्क L इनटू सब आर्क्स, ठीक है, छोटी छोटी आर्क्स में डिवाइड कर दीजिए। अब यदि डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे? एक आर्क आपकी ये हो गई, एक आप सपोज दिस इज z1 एंड दिस इज z2, दिस इज z3। तो जो आर्क्स हैं, अब इस आर्क को यदि आपको कहना है तो क्या बोलोगे? z0 z1, दूसरी आर्क को z1 z2 बोलोगे, तीसरी आर्क को z2 z3 बोलोगे, चौथी आर्क को z मतलब इस तरीके z3 z4, केथ आर्क को zk-1 zk बोलोगे। तो डिवाइड कैसे किया? यदि मैं जनरली लिखना चाहूँ केथ आर्क को तो क्या लिखेंगे? lk इज इक्वल टू आर्क zk-1 इंटू zk। क्या लिखेंगे? lk इज इक्वल टू आर्क zk-1 zk, सॉरी zk यहाँ है, जहाँ पर zk का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ zk? zk मीन्स z ऑफ tk, z ऑफ tk। ठीक है, तो आर्क अब k की वैल्यू रखते जाओ। तो यदि k इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो तुम्हें पहली आर्क क्या मिल जाएगी? z0 z1। k इज इक्वल टू 2 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा? z1 z2। तो इस तरीके से जनरली मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सारे आर्क्स को ज्वाइन कर दिया। आर्क्स को ज्वाइन कर दिया मतलब कार्ड बना ली। ठीक है, तो ज्वाइनिंग Z0 Z1 Z2 सो ऑन Zn। तो हमें क्या मिला, यदि हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमें एक ऐसे ज्वाइन कर दें तो मुझे एक कोई पॉलीगन कर्व मिल जाएगा। जैसे ये सर्किल था तो सर्किल में इस तरीके से पॉइंट ले लीजिए बहुत सारे, और सब सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, मतलब आर्क को जोड़ दीजिए, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक ऐसा पॉलीगन कर्व टाइप का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक पॉलीगन कर्व मिल जाएगा। अब ये जो पॉलीगन कर्व की, यदि मैं इस टोटल इसकी लेंथ निकालना चाहूँ इस पॉलीगन कर्व की, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस। तो यदि मैं इनको जोड़ूं, ज्वाइनिंग दिस, वी ऑब्टेन क्या ऑब्टेन हमें होगा, आप पॉलीगन कर्व, वी ऑब्टेन आ पॉलीगन कर्व। तो हमको एक पॉलीगन कर्व मिल जाएगा। अब यदि पॉलीगन कर्व मिला तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ या पेरीमीटर भी कह सकते हो, तो लेंथ ऑफ दिस पॉलीगन कर्व, लेंथ ऑफ दिस पॉलीगन कर्व क्या हो जाएगी, लेंथ, इन सारी लेंथेज को जोड़ दो, दिस प्लस इन सबको जोड़ दो, या ऐसे इनको इसको जितने भी ये कॉर्ड हैं इन सबको जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगी, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ, लेंथ कैसे निकालते थे, यदि कॉम्प्लेक्स में लेंथ निकालना है तो कैसे निकालते थे, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, दैट इज मॉड ऑफ ZK माइनस ZK माइनस 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लेंथ निकाल ली। अब बात करते हैं रेक्टिफिएबल आर्क की। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो L निकाला, तो या लेंथ निकाली, वो क्या निकाली थी, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ ZK माइनस ZK माइनस 1। तो ये लेंथ हो गई। अब बात करते हैं कि रेक्टिफिएबल कब होगी। तो जो हमारी आर्क L है, द आर्क L, वही आर्क जो अभी बनाए थे पीछे, ये रेक्टिफिएबल होगी, विल बी रेक्टिफिएबल। कब रेक्टिफिएबल होगी, इफ लीस्ट अपर बाउंड, ध्यान रखिएगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सम, इनका जो सम है लीस्ट अपर बाउंड, ये क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। कैसा, अब ये सम किसका है, यही चीज़ तो लिख ली है, मॉड ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ Zn माइनस Z2 n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है सम, इनका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कैसा होना चाहिए, टेकन ओवर ऑल सम, जितना भी सम है इज फाइनाइट, ये कैसा होना चाहिए, इज फाइनाइट। इनका जो सम है ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो हमारी आर्क L है वो क्या कहलाएगी, रेक्टिफिएबल कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है ना कि रेक्टिफिएबल आर्क में जो ये सम है, इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है ये क्या होना चाहिए, इनका सम फाइनाइट होना चाहिए। और यदि नॉन रेक्टिफिएबल, इसी तरीके से L नॉन रेक्टिफिएबल कब कहलाएगी, L इज नॉन रेक्टिफिएबल इफ, कब कहलाएगी, इफ सम बिकम्स, जो इनका सम है वो क्या हो जाए,
सम बिकम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाए या आर्बिट्रेरी लार्ज हो जाए, आर्बिट्रेरी लार्ज या इनफाइनाइट, तो हमारी जो आर्क है वो क्या कहलाएगी, नॉन रेक्टिफिएबल आर्क कहलाएगी।